प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 30। जैसा कि मैंने नोट किया है, आदर्शवादी विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 30। यस बेटा, ध्यान दें। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम आदर्शवादी विचारकों को समझा रहे हैं। और आदर्शवादी विचारकों में अभी हमारा जो पहला विचारक चल रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती चल रहा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर हम आज शिक्षा से संबंधित इनके क्या विचार थे, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, बेटा, शिक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसके ऊपर भारत में भी प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में विचार दिए जाते रहे हैं। भले ही मनु हो, कौटिल्य हो, शुक्र हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। इसी प्रकार से पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी कुछ चिंतन किया गया है। भले ही आप प्लेटो को लें, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत शिक्षा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। अरस्तु ने भी, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक हैं, अपनी रचना पॉलिटिक्स में शिक्षा पर बहुत कुछ लिखा है। एक्विनास ने बहुत कुछ लिखा है शिक्षा के ऊपर। मैकियावेली में भी, हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि जितने भी पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, सब ने किसी न किसी रूप में शिक्षा के ऊपर ज़रूर लिखा है। तो इसी ही प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी शिक्षा के ऊपर अपने विचार दिए। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, क्या कि शिक्षा की अवधारणा तो प्राचीन समय से ही है, पश्चिम में भी और भारत में भी है। इसलिए मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, क्या कि मूल अवधारणाएं तो वही रहती हैं। मतलब जब आप चाहे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें हैं, या भारत के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, और भारत के राजनीतिक चिंतन में भी भले ही आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें या आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, तो मूल बात ये है कि मूल अवधारणाएं तो वही रहती हैं। जैसे शिक्षा है, प्राचीन भारत में इसके ऊपर विचार दिए गए हैं, आधुनिक भारत में विचार दिए जा रहे हैं, पश्चिम में भी विचार दिए गए हैं। तो मूल अवधारणा शिक्षा है। अब मूल अवधारणा तो वही रहती है, लेकिन उस पर ध्यान देंगे, उस पर चलता रहने वाला चिंतन मनन समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। यस, समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? भाई, शिक्षा मूल अवधारणा हो गई। अब मूल अवधारणा तो वही है शिक्षा। प्राचीन समय में शिक्षा पर चर्चा की गई है, आधुनिक समय में शिक्षा पर चर्चा की जा रही है, आगे भी शिक्षा पर चर्चा की जाती रहेगी। पश्चिम में भी शिक्षा के ऊपर जो है चिंतन मनन किया गया है। तो मूल अवधारणा जैसे शिक्षा है, स्वतंत्रता है, समानता है, तो मूल अवधारणाएं तो वही रहती हैं, लेकिन इन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन परिवर्तित होता रहता है समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। ये आपको ध्यान में रखना पड़ा, गंभीर सूत्र है ये। अब चलिए बेटा, शिक्षा संबंधी विचार हम समझाएं उससे पहले 3 सूत्र समझेंगे। देखो, जब तक ये सूत्र नहीं समझेंगे तब तक मैं ये कहूँगा कि जो ये आदर्शवादी विचारक हैं, जिसके अंतर्गत हमने 5 विचारक लिए हैं, 3 मतलब लाल, बाल, पाल, अर्थात लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 3 तो ये हो गए। चौथा अरविंद घोष होगा, 5वां दयानंद सरस्वती होगा। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो इन 5 आदर्शवादी विचारकों के विचारों को तभी समझ पाएंगे जबकि आप ये डायग्राम समझ जाएंगे। ये डायग्राम समझने के बाद में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे समझना है, ध्यान दें। मैंने यहाँ नोट किया यूरोप भारत। क्या मतलब इसका बेटा? इसका मतलब ये है कि यूरोप में जो आदर्शवादी विचारक हैं, जैसे कि हीगल है, इमैनुएल कांट है, क्या हीगल है, इमैनुएल कांट है, और हम इसके अंतर्गत प्लेटो को भी ले सकते हैं। प्लेटो जिसे कि राजनीति दर्शन का जनक कहा जाता है। तो भले प्लेटो हो, हीगल हो, इमैनुएल कांट हो, ये आदर्शवादी विचारक थे। अब इन आदर्शवादी विचारकों का जो मूल विचार था वो ये था, क्या कि विचार या चेतना सृष्टि का सार तत्व है। मतलब ये सृष्टि का सार तत्व विचार या चेतना को मानते थे। कौन? यूरोप के आदर्शवादी विचारक, जिसमें हीगल, मुख्यतः हीगल, इमैनुएल कांट और प्लेटो को भी ले सकते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई विचार या चेतना सृष्टि का सार तत्व है। अब ध्यान देंगे बेटा, यूरोप के आदर्शवादी
यूरोप के आदर्शवादी विचारकों के इस विचार को भारत के आदर्शवादी विचारकों ने भी स्वीकार किया। और भारत के आदर्शवादी विचारक कौन है? अरविंद घोष, लाल बाल और दयानंद सरस्वती। तो इन पांचों ने भी यूरोप के आदर्शवादी विचारकों के इस विचार को स्वीकार किया कि विचार या चेतना इस सृष्टि का सार तत्व है। यस। इसके बाद में यूरोप के आदर्शवादी विचारक कहते हैं, जैसे कि हीगल है, इमैनुअल कांट है, कहते हैं कि प्रत्येक सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है, भले वो परिवार हो, भले वह कोई भी समूह हो, समुदाय हो, संस्था हो, विचार की अभिव्यक्ति है। जरा आप देखिएगा, परिवार वैसा ही होता है जैसा परिवार के मुखिया का विचार होता है, देश भी वैसा ही होता है जैसे उस देश के मुखिया का विचार होता है। मतलब आप कहेंगे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, कहीं संसदात्मक शासन प्रणाली, कहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये बात बिल्कुल अलग अलग होगी, लेकिन मूल बात यह है कि देश का जैसा मुखिया होता है वैसा ही देश बन जाता है, जैसा परिवार का मुखिया होता है वैसा परिवार बन जाता है। तो इसमें सच्चाई भी है। तो प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है, ये यूरोप के आदर्शवादी कह रहे हैं। तो भारत के आदर्शवादी विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। जैसे कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की, तो ये दयानंद सरस्वती की विचारों की अभिव्यक्ति है बेटा। उसमें किसमें? आर्य समाज नामक संस्था में। यस। इसके बाद में दूसरा डायग्राम लेंगे हम। पहला डायग्राम तो ये हो गया, दूसरा क्या लेंगे? मूल लक्ष्य। बेटा भले ही आप आदर्शवादी विचारकों का अध्ययन करें, या मैं कहूँगा उदार राष्ट्रवादियों का अध्ययन करें, उग्र राष्ट्रवादियों का अध्ययन करें, ये जो आदर्शवादी विचारक हैं इनको उग्र राष्ट्रवादी विचारक भी कहते हैं, या फिर आप गांधीयू का अध्ययन करें। बेटा राजा राम मोहन राय से लेकर के और मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जो विचारक हैं आधुनिक भारत के, उन सब का मूल लक्ष्य क्या है? उन सब का मूल लक्ष्य है आत्म चेतना की भावना जागृत करना, स्वावलंबन की भावना जागृत करना, स्वराज्य की भावना जागृत करना और आधुनिक बनने का प्रयास करना। ये राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक के जो विचारक हैं उन सब का मूल लक्ष्य है। तो नोट कर लेंगे, ये मूल लक्ष्य। ठीक है बेटा। राजा राम मोहन राय जिसे कि आधुनिक भारत का पिता, संस्थापक, जनक माना जाता है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश राजा राम मोहन राय से ही होता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। यस। तीसरा डायग्राम लेंगे हम। स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जाता है। 1885 से लेकर के 1947 तक। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक निर्माता कौन है? ए.ओ. ह्यूम हैं। तो 1885 से और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो 1885 से लेकर 1947 तक का जो काल है स्वतंत्रता आंदोलन का, इसको 3 कालों में विभाजित किया जाता है। प्रथम काल है उदार राष्ट्रीयता का काल। उदार राष्ट्रीयता का काल 1885 से 1905 तक है। इसका प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले है। दूसरा काल है उग्र राष्ट्रीयता का काल। उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919 तक है। इसके प्रमुख जो नेता हैं लाल बाल पाल हैं। लाल बाल पाल में भी जो महत्वपूर्ण हैं उग्र राष्ट्रीयता के नेता, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता, वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। और उसके बाद तीसरा जो काल है राष्ट्रीयता का, वो गांधी युग है। ये 1920 से 1947 तक का है। हम जो अध्ययन करें आदर्शवादी विचारकों का, तो ये आदर्शवादी विचारक उग्र राष्ट्रवादी विचारक भी कहलाते हैं। ये नोट करेंगे, उग्र राष्ट्रवादी विचारक भी कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। इसके बाद में हम मूल बात पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा के ऊपर दयानंद सरस्वती के क्या विचार थे। चलिए बेटा, शिक्षा। अब शिक्षा संबंधी विचार हम बताएं दयानंद सरस्वती के, उससे पहले आपको एक बात नोट करनी है बेटा। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विश्व की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व की सकल सूरत को शिक्षा के माध्यम से बदला जा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जाए, प्रत्येक प्रकार की समस्या, सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, पारिवारिक हो,
कोई भी समस्या क्यों ना हो, सब समस्याओं का समाधान केवल 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 शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए विश्व की सभी सरकारों को शिक्षा के ऊपर बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम हो, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा 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 एकमात्र ऐसा साधन है जिससे संपूर्ण विश्व की सकल सूरत को बदला जा सकता है। ये तो मैं अपने विचार दे रहा हूँ। इसके बाद में दयानंद सरस्वती की बात करते चलिए। हालांकि शिक्षा के ऊपर अगर मैं कहना चाहूँ तो पश्चिम के अंतर्गत जो विचारक प्लेटो से शुरू करते हैं और आज तक हम पहुँचते हैं। भारत की बात करते हैं तो मनु से लेकर कर आज तक की बात करते हैं। तो पूर्व और पश्चिम दोनों विचारकों का जब मैंने विश्लेषण किया तो बेटा शिक्षा के ऊपर तो इतना कुछ निकल कर सामने आता है कि मैं लगातार बोलने का प्रयास करूँ तो लगभग मैं ये कहूँगा कि 20 घंटे में भी ये बात पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन वो सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम पाठ्यक्रम पूरा कर देते हैं। उसके बाद में मेरे जो सामान्य विचार है वो सब के सब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। शिक्षा संबंधी विचार, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दयानंद सरस्वती के जो शिक्षा संबंधी विचार हैं, शिक्षा संबंधी विचारों को हम 6 बिंदुओं के आधार पर समझाएंगे कि भाई शिक्षा के बारे में दयानंद सरस्वती के क्या विचार थे। तो सबसे पहला जो बिंदु बन रहा है वह है शिक्षा का अर्थ, उपयोगिता एवं उद्देश्य। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया, इसकी क्या उपयोगिता बताई और इसका क्या उद्देश्य बताया, ज़रा समझना है। सबसे पहले लेंगे हम शिक्षा का अर्थ। बेटा वास्तव में दयानंद सरस्वती ने शिक्षा का जो अर्थ बताया है वो शिक्षा का अर्थ बड़ा गंभीर है। ये कह रहे हैं, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि शिक्षा जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेंद्रियता दी मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जितेंद्राति की बढ़ती हो मतलब वृद्धि हो, बढ़ती हो मतलब वृद्धि हो, और अविद्या दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं। मतलब आप देखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने शिक्षा का जो अर्थ बताया कितना व्यापक बताया, संकुचित अर्थ नहीं, व्यापक अर्थ है ये। आज तो शिक्षा के बारे में यही कहा जाता है कि भाई शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, है ना, लेकिन नहीं, शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार परकता नहीं है, बल्कि शिक्षा तो वो है जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। क्या कह रहे हैं, शिक्षा जिस दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, नोट करेंगे आप, शिक्षा का अर्थ दयानंद सरस्वती के अनुसार शिक्षा जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेंद्रियतादि मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जितेंद्रियतादि की बढ़ती हो, बढ़ती का मतलब वृद्धि हो, और अविद्या दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं। मतलब वास्तविक रूप में शिक्षा वो है जिससे विद्या की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो, सत्यता की वृद्धि हो, सभ्यता की वृद्धि हो, इसी के साथ में इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाए, और अविद्या अज्ञान के दोष जो हैं वो दूर हों, इसको दयानंद सरस्वती ने शिक्षा कहा है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में वास्तविक रूप में देखा जाए तो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, अर्थ तो बता दिए इन्होंने, अब वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के उत्थान का मूल आधार है। क्या, शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के उत्थान का मूल आधार है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा विश्व की संपूर्ण जो सकल सूरत उसको बदला जा सकता है। शिक्षा के द्वारा विश्व की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए वास्तविक रूप में देखा जाए तो शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के उत्थान का मूल आधार है। बिना शिक्षा के व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता, बिना शिक्षा के समाज का उत्थान नहीं हो सकता है, बिना शिक्षा के देश राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है, बिना शिक्षा के संपूर्ण विश्व का उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के उत्थान का मूल आधार है। क्या मतलब, सबसे पहले हम लेंगे कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति के उत्थान का मूल आधार कैसे है, क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो व्यक्ति के उत्थान में इसलिए सहायक है कि जो 4 पुरुषार्थ होते हैं जिनकी चर्चा प्राचीन भारत से की जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वास्तविक रूप में दयानंद सरस्वती कहते हैं कि चारों पुरुषार्थों की जो प्राप्ति होती है, 4 पुरुषार्थ कौन से बेटा, धर्म, नोट करेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मैंने नोट भी किया यहाँ 4 पुरुषार्थ। तो 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति व्यक्ति शिक्षा के द्वारा ही कर सकता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी के साथ में समाज में राष्ट्र के उत्थान की बात आती है तो समाज और राष्ट्र का उत्थान भी बिना शिक्षा के नहीं हो सकता है। जैसे इसी बिंदु को हमने तो यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया है कि जो शिक्षा है वास्तविक रूप में वो व्यक्ति के, ध्यान देंगे, वो व्यक्ति के, नोट करेंगे, वो व्यक्ति के उत्थान का मूल आधार इसलिए है क्योंकि यह चारों
पुरुषार्थों की प्राप्ति कराती है। कौन? शिक्षा। नोट करेंगे, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति शिक्षा के माध्यम से हो सकती है, इसलिए शिक्षा व्यक्ति के उत्थान में सहायक है, व्यक्ति के उत्थान का मूल आधार है। चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्राचीन भारत में भी चार पुरुषार्थ माने जाते थे। दयानंद सरस्वती ने भी इनका सम्मान किया है, इनको स्वीकार किया है। इसके बाद में ये तो व्यक्ति स्तर पर बात होगा, फिर समष्टि। समष्टि का मतलब होता है समाज और राष्ट्र का उत्थान भी बिना शिक्षा के नहीं हो सकता है। समाज और राष्ट्र का उत्थान भी यदि करना है तो शिक्षा के द्वारा ही करना है, इसलिए वास्तविक रूप में समाज का उत्थान भी शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है, और शिक्षा जो है समाज के उत्थान का मूल आधार है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है समष्टि। समष्टि मतलब समाज राष्ट्र। एक आदर्श एवं व्यवस्थित सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना, अर्थात वास्तविक रूप में समष्टि स्तर के लिए या समाज के लिए और राष्ट्र के लिए शिक्षा मूल आधार इसलिए क्योंकि शिक्षा के द्वारा एक आदर्श एवं व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित, एक आदर्श एवं व्यवस्थित सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। इसलिए शिक्षा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के उत्थान का मूल आधार है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। बाकी इसके अंतर्गत और भी बातें हैं, जैसे मैंने यहाँ नोट किया है विद्या, ये भी पहले बिंदु में नोट कर लेंगे कि विद्या सत्य एवं असत्य, सत्य एवं असत्य, यथार्थ ज्ञान एवं मिथ्या ज्ञान के बीच में अंतर करना सिखाती है। यस, कौन? विद्या। ठीक। दूसरा इसका जो शिक्षा के ऊपर विचार है, बिंदु बनाएंगे हम, शूद्रों एवं स्त्रियों सहित सभी की शिक्षा का समर्थन। बेटा देखो, जैसे हम यहाँ कहेंगे चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं। चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और चार आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ठीक है बेटा। और प्रत्येक जो आश्रम है ये 25-25 वर्ष का बताया गया है, मतलब व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है। और अगर आश्रम के हिसाब से व्यक्ति जीवन जीता है तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, कि वह चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सकता है। चारों पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो शूद्रों एवं स्त्रियों सहित सभी की शिक्षा का समर्थन स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के साथ ही साथ शूद्रों की शिक्षा का भी समर्थन किया है कि शूद्रों को भी शिक्षा दी जाए, और इसी के साथ में स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाए। स्त्री शिक्षा के ऊपर उस समय वास्तविक प्रतिबद्धता दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाए। इसका मतलब दयानंद सरस्वती ने चारों वर्णों में जो चौथा नंबर आता है, सबसे नीचे स्तर का जो आता है शूद्र वर्ण की शिक्षा की बात भी की और महिलाओं की शिक्षा की भी बात की है। तो ये कितनी आधुनिक बात है। आधुनिक समय में हम देखते हैं तो महिला शिक्षा के ऊपर विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो दयानंद सरस्वती का ये विचार कितना आधुनिक है, आप देख सकते हैं कितनी दूरदर्शिता है। अब मैंने यहाँ लिखा है दयानंद सरस्वती बालक बालिकाओं में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की बात करते हैं। मतलब दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि बालक और बालिकाओं में, मतलब छात्र छात्राओं में बिना किसी भेदभाव के, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाए। और इसी के साथ में चारों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जाए, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं हो। और इसी के साथ में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसा कि आगे आएगा अभी कि भाई बच्चा जब 5 से 8 वर्ष का हो जाता है तो माता पिता उस बच्चे को शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजें, वो उसको घर नहीं रख सकते, ऐसा जो है सरकार के द्वारा नियम बनाया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आप देखेंगे अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? दयानंद सरस्वती ने। आज के समय यदि हम देखिए तो हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत के अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है। अनिवार्य शिक्षा के लिए संविधान में संशोधन कर करके और व्यवस्था कर दी गई है। आप देखिएगा दयानंद सरस्वती कितने आधुनिक थे, कितने दूरदर्शी थे। यस। तीसरा, गुरुकुल प्रणाली का समर्थन तथा सह शिक्षा का विरोध। तीसरा बिंदु, दयानंद सरस्वती की शिक्षा संबंधी विचारों को बेहतर तरीके से समझना हो तो तीसरा बिंदु नोट करेंगे, गुरुकुल प्रणाली का समर्थन तथा सह शिक्षा का विरोध। मतलब दयानंद सरस्वती ने जो गुरुकुल प्रणाली थी, गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया। गुरुकुल प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत बच्चों को
जो है 5 से 8 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में भेज दिया जाता है, और भेजने के बाद में जो है माता पिता को या किसी रिश्तेदार को बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता है, और पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में और अंत में जो उनका, जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया है, उनका दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। और दीक्षांत के अंतर्गत उनको जो है, मैंने जैसे लिखा है, दीक्षांत संस्कार होता है। दीक्षांत संस्कार में गुरु के द्वारा उनको उपदेश दिया जाता है और जीवन पर्यंत उन उपदेशों का पालन किया जाता है। जबकि आजकल तो जो स्कूली पद्धति के अंतर्गत तो मैं तो ये कहूँगा कि अभिभावकों की मीटिंग की जाती है, पर सप्ताह में माता पिता को बुलाया जाता है, तो बच्चे क्या है कि अपने परिवार से जो लगाव होता है उसको छोड़ नहीं पाते। और यहाँ इनका मूल लक्ष्य यही है कि भाई बच्चा किसी भी रूप में परिवार की जो समस्याएं हैं, पारिवारिक जो तनाव हैं, पारिवारिक जो क्लेश है, उससे दूर रहें। किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार भी नहीं होगा। गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत ऐसा होता है, कोई पत्र व्यवहार भी नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं भेजा जाएगा जिससे कि वो मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप में प्रसन्नचित होकर के शिक्षा ग्रहण करें। तो गुरुकुल प्रणाली वैसे मैं कहूँगा कि श्रेष्ठ प्रणाली थी। आज जो ये स्कूली प्रणाली आ गई तो इसके अंतर्गत काफ़ी कुछ त्रुटियाँ हैं, तो ध्यान देंगे। दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल प्रणाली का जो है समर्थन किया। मैंने यहाँ लिखा है ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य शर्त, मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि भाई गुरुकुल प्रणाली हो, लेकिन इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य व्रत एक अनिवार्य शर्त है। और ये शर्त तभी पूरी होगी जबकि बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था हो, बच्चियों के लिए अलग से व्यवस्था हो। मतलब लड़के अलग, लड़कियां अलग, अर्थात यहाँ जो गुरुकुल होंगे वो लड़कों के लिए अलग होंगे, लड़कियों के लिए अलग होंगे। लड़कों के गुरुकुल में जो शिक्षक होंगे वो पुरुष ही होंगे, लड़कियों के जो गुरुकुल होंगे उसके अंतर्गत जो शिक्षिकाएँ होंगी वो महिलाएँ ही होंगी। मतलब यहाँ कम्प्लीटली डिफरेंस रखा जाएगा। फिर मैंने लिखा है ये राज नियम हो कि 5 से 8 वर्ष के बाद बच्चे को गुरुकुल भेजें। मतलब माता पिता के लिए ज़रूरी है, एक राज नियम होना चाहिए कि 5 से 8 वर्ष के बाद जो है बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाए। और गुरुकुल में भेजने के बाद में फिर क्या होगा, गुरुकुल की स्थापना कहाँ हो, ग्राम से कम 4 कोस दूर गुरुकुल होना चाहिए। पहले तो नोट करेंगे, गांव से कम 4 कोस गुरुकुल होना चाहिए, कम से कम 4 कोस गुरुकुल होना चाहिए दूर। और लड़के लड़कियों के विद्यालय एक दूसरे से 2 कोस की दूरी पर हों। मतलब लड़के के जो विद्यालय हैं वो और लड़कियों के जो विद्यालय हैं वो इनके बीच में कम से कम 2 कोस का अंतराल होना चाहिए, ये नज़दीक नहीं होने चाहिए। और जो लड़के हैं इनके जो विद्यालय होंगे इनमें जो शिक्षक होंगे वो पुरुष ही होंगे, और लड़कियों के विद्यालय में जो शिक्षिकाएं होंगी वो महिलाएं होंगी, भले वो कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो। इसके अंतर्गत मूलतः ये ध्यान रखा जाएगा कि लड़के और लड़कियों के विद्यालयों में, लड़के के विद्यालय होंगे इसमें केवल पुरुष, लड़कियों के विद्यालय जो होंगे उसमें केवल महिलाएं ही कर्मचारी होंगी। ये इसलिए प्रावधान किया गया है जिससे कि कड़े रूप में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा सके। जबकि आज आप देख सकते हैं आज तो ये शर्तें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, तो उसका नतीजा भी हमारे सामने। इसलिए गुरुकुल प्रणाली से बहुत कुछ सीखना चाहिए। चौथा है शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के गुण एवं आचरण के नियम। दयानंद सरस्वती ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के गुण और आचरण के बारे में चर्चा की है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि भाई जो शिक्षक हैं, शिक्षकों का गुण ये है कि वो धर्मात्मा होने चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए, विद्या अध्ययन का गुण होना चाहिए। विद्यार्थियों में भी ये गुण है कि उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए, चपलता नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ में जो है विद्या अध्ययन की उनमें लग होनी चाहिए। ये बात दयानंद सरस्वती ने कही है, ठीक है। और इसी के साथ में इन्होंने कहा है कि भी जो शिक्षक होंगे और विद्यार्थी होंगे एक साथ भोजन करेंगे और उनमें आपस में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होगा। आज आप देखिएगा आज के समय में कि विद्यार्थी और शिक्षक, आप द्वेष की बात करते हो, विद्यार्थी तो शिक्षक के सामने खड़े हो जाते और यहाँ तक बोल देते हैं कि आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइएगा, अन्यथा चुप रहिएगा, हमसे ज़्यादा बोलने की, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा द्वेष। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ दोष केवल विद्यार्थियों का, नहीं, दोनों पक्षों का दोष है। इसलिए गुरुकुल प्रणाली श्रेष्ठ थी, और गुरुकुल प्रणाली को पूर्ण रूप में नहीं अपना सकते तो उसकी कुछ बातों को तो अपना लो। आज तो बोलते हैं कि भाई सह शिक्षा होनी चाहिए, छात्र छात्राओं के लिए एक विद्यालय महाविद्यालय हो, तो उसका नतीजा देखिएगा। तो इससे ये सीखें कि वास्तविक रूप में विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य है, कठोरता से इसका पालन कराया जाना चाहिए, तभी संभव है, जबकि इनको अलग अलग रखा जाए।
या फिर प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में जो लिखा है कि नग्न व्यायाम होना चाहिए, वो आप उसको चरित्र से इतना मजबूत कीजिएगा। आप ऐसे मजबूत नहीं कर रहे हैं, उनको एक जगह भी रख रहे हैं और उसके बाद में आप उनके सामने ऐसी सामग्री परोस रहे हैं जिससे कि वो मैं ये कहूँगा कि नैतिकता की दृष्टि से गिरते जा रहे हैं। उनकी पॉकेट में मोबाइल के अंतर्गत जैसा भी अश्लील चलचित्र साहित्य देखिएगा, कोई मना ही नहीं है। सोशल मीडिया क्या कुछ नहीं परोसता है। बस इसमें हम ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं, मैं संकेत दे रहा हूँ बस। 5वां है शिक्षा का पाठ्यक्रम। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा का सिलेबस भी बताया, पाठ्यक्रम बताया कि भाई जो है बच्चों को किस तरीके से क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने अपनी रचना जो है सत्यार्थ प्रकाश, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत और भी बहुत पुस्तकें हैं, उनके अंतर्गत इन्होंने उल्लेख किया है। मैंने जो दयानंद सरस्वती की रचनाएँ हैं, किताबें हैं, इनके ऊपर पहला लेक्चर अपलोड कर रखा है, मतलब दयानंद सरस्वती के ऊपर जो पहला लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत इन्होंने पाठ्यक्रम बताया कि सबसे पहले भाषा के वर्णों की जानकारी जो है बच्चों को दी जानी चाहिए। 5 से 8 वर्ष के बाद में गुरुकुल में जब भेजे जाएंगे तो भाषा के वर्णों की जानकारी दें। उसके बाद में वेदों की जानकारी दें। वेद कितने होते हैं बेटा? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर षड दर्शन की जानकारी दें, फिर उपनिषद की जानकारी दें, फिर ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी दें, फिर मनुस्मृति एवं वाल्मीकि की जो रामायण है उसकी जानकारी दें, और इसी के साथ में लौकिक विद्याओं की भी जानकारी दें, जैसे वैदिक मतलब चिकित्सा की जानकारी दें, धनुर्वेद की जानकारी दें, गांधार वेद की जानकारी दें, राजविद्या मतलब राजनीति शास्त्र की जानकारी दें, यंत्र विद्या की जानकारी दें, शिल्प शास्त्र की जानकारी दें, ज्योतिष की जानकारी दें, भूगोल की जानकारी दें और भूगर्भ शास्त्र की जानकारी दें। आप देखिएगा दयानंद सरस्वती कितने आधुनिक हैं। आज के समय में आप देखते हैं तो ये आप देखिएगा लौकिक विद्याओं की बात आती है जो चिकित्सा के क्षेत्र में धनुर्वेद, गांधर्ववेद, राजविद्या मतलब राजनीति शास्त्र, यंत्र विद्या, शिल्प शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, इन सब की किसी न किसी रूप में शिक्षा दी जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि दयानंद सरस्वती की ज़्यादातर बातें आज हमने अपना ली हैं। 6 है जीवन पर्यंत ज्ञान अर्जन का समर्थन। नोट करें, जीवन पर्यंत ज्ञान अर्जन का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा है कि जीवन पर्यंत ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। अब ज़रा देखिएगा, प्लेटो ने प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत भी यही कहा है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ज़रा देखिएगा आप, मुझे नहीं मालूम दयानंद सरस्वती ने प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन दोनों के विचारों में समानता है। मैं तुलना कर रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको यदि राजनीतिक विचारकों को समझना है तो पूर्व के विचारकों को, पश्चिम के विचारकों को गहराई से समझ लेना। पूर्व के विचारक मतलब भारत के राजनीतिक विचारक, पश्चिम के विचारक मतलब यूरोप के राजनीतिक विचारक, इनके विचारों को गहराई से समझिएगा, दोनों की तुलना कीजिएगा, दोनों का विश्लेषण कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजनीतिक चिंतन में आप निष्णात हो जाएंगे। यहाँ दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भाई जो जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन का समर्थन ये कर रहे हैं कि जीवन पर्यंत ज्ञान का अर्जन किया जाए, ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास किया जाए। अब इसके अंतर्गत जब गुरुकुल शिक्षा समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में ध्यान देंगे, उसके बाद में गुरु के द्वारा, अब वो लड़के के विद्यालय है, लड़कियों के विद्यालय वो अलग अलग हो गया, तो गुरु के द्वारा दीक्षांत संस्कार करके उसे उपदेश दिया जाएगा। अंत में जब गुरुकुल की जो शिक्षा है वो पूरी हो जाएगी तो गुरु के द्वारा दीक्षांत संस्कार करके, क्या दीक्षांत संस्कार, आज भी दीक्षांत समारोह मनाए जाते हैं, नहीं मनाए जाते? आप देखिएगा कितनी आधुनिक बातें हैं ये। दीक्षांत संस्कार करके उसे मतलब उस विद्यार्थी को, छात्र छात्रा को उसे उपदेश दिया जाता है क्या कि सत्य का पालन करें, धर्म का पालन करें और स्वाध्याय करें। विशेषकर ये उपदेश गुरु के द्वारा विद्यार्थियों को दिया जाता है कि आप जीवन पर्यंत इन उपदेशों का पालन करेंगे। और यहाँ इसी के साथ में जो विद्यार्थी होता है गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर करके और वापस लौट आता है। अब आप देखिएगा कितने सिस्टमेटिक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली है, कितना व्यवस्थित सिलेबस पाठ्यक्रम है ये। मैं तो ये कहूँगा कि आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि गुरुकुल प्रणाली अपने आप में गलत नहीं थी। ये मैं तो ये कहूँगा कि आज के समय में जो ब्रह्मचर्य व्रत की बात आती है तो आज के युग में ब्रह्मचर्य व्रत ही तो भंग हो रहा है, और इसका मूल कारण यही है कि भाई जो है यहाँ सह शिक्षा की बात की जाती है, जबकि
दयानंद सरस्वती ने शैव शिक्षा का विरोध किया है कि बच्चे और बच्चियों को अलग अलग शिक्षा दी जाए, अलग अलग विद्यालय होने चाहिए, एक जगह नहीं होने चाहिए। और आज एक जगह की बात की जाती है, आज तो जानबूझ करके एक जगह किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं वो तो चाहते ही हैं कि भाई इनको एक जगह शिक्षा दी जाए, जिससे कि लड़के आएंगे तो लड़के भी और ज़्यादा आएंगे। आप देखिएगा मानसिकता कैसी होगी, तो इसको बिजनेस बना लिया, व्यापार बना लिया, केवल धन आना चाहिए। अगर विद्यार्थी नैतिकता के स्तर से गिर रहे हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं, इससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो सरकारों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सरकारों की इस तरफ ध्यान देना चाहिए, शिक्षा को बिजनेस ना बनने दे, व्यापार ना बनने दे। मैंने सामने देखा है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें ऐसा ही हो रहा है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं, वो तो चाहते ही कहते यही हैं कि नहीं 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 नहीं, बच्चियों को भी आने दो, बच्चे आएंगे तो बच्चे भी आएंगे, बच्चे आएंगे तो बच्चे भी नहीं आएंगे। तो क्या आप भेड़ चाल चलना चाह रहे हो? आप इनको पशु बना रहे हो या शिक्षा दे रहे हो? थोड़ा ध्यान देंगे आप, ठीक है। निष्कर्ष निकालते हैं अब हम, शिक्षा संबंधी विचार का निष्कर्ष। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि स्वामीनारायण सरस्वती ने जो शिक्षा के बारे में अपने विचार दिए हैं, आलोचकों ने इसकी कुछ आलोचना की, कमी निकाली है। कमी क्या निकाली है? कमी ये निकाली है सबसे पहले कि जो दयानंद सरस्वती हैं वो वास्तविक रूप में देखा जाए तो आध्यात्मिक और नैतिक पक्षों पर बल देते हैं। मतलब आलोचक कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती ने जो अपनी शिक्षा प्रणाली है उसमें आध्यात्मिक और नैतिक पक्षों पर तो बल दिया है, लेकिन लौकिक विषयों पर कम बल दिया है, पर्याप्त बल नहीं दिया है। मतलब लौकिक विषयों पर बल नहीं दिया है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक पक्षों पर बल दिया है। तो आलोचकों ने इस आधार पर इसकी आलोचना की, कमी निकाली, लेकिन इस आलोचना में सत्यता का अंश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तविक रूप में दयानंद सरस्वती, ये बात सत्य है कि वैदिक विषयों की प्रधानता, अर्थात जो वैदिक विषय हैं, वेदों की जो बातें हैं, वैदिक विषयों की प्रधानता देते हैं, पर आधुनिक विषयों की भी उपेक्षा नहीं की है। मतलब ये वैदिक वेदों की बातों के ऊपर प्रधानता देते हैं, वैदिक ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ में आधुनिक विषयों की भी उपेक्षा नहीं करते हैं। जो आधुनिक विषय हैं उनको भी ये स्वीकार कर रहे हैं, जैसे राजविद्या, मतलब राजनीति शास्त्र, यंत्र विद्या, शिल्प शास्त्र, भूगोल वगैरह, इनको ही स्वीकार कर रहे हैं। इसके साथ में एक विद्वान हैं दीनबंधु C.F. एंड्रूज, नोट करेंगे, दीनबंधु C.F. एंड्रूज कह रहे हैं, जो गुरुकुल है, गुरुकुल के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ के छात्र जितने प्राचीन हैं उतने ही आधुनिक भी हैं। मतलब ये गुरुकुल प्रणाली का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि गुरुकुल के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं वो जितने प्राचीन हैं, मतलब वो जितना वेदों के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जितने प्राचीन विषयों ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उतने ही वो आधुनिक भी हैं। मतलब गुरुकुल के अंतर्गत जो छात्र हैं वो ना केवल आध्यात्मिक विषयों के जानकार हैं, बल्कि आधुनिक समय के विज्ञान के भी जानकार हैं। इसलिए मैंने यहाँ डॉट 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 कर दिया है कि ना केवल आध्यात्मिक विषयों के ज्ञाता हैं, बल्कि विज्ञान के भी ज्ञाता हैं। कौन? गुरुकुल के विद्यार्थी। ये दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने कहा है। तो ये आप निष्कर्ष रूप में सारी बातें नोट कर सकते हैं। ये हो गया दयानंद सरस्वती की शिक्षा संबंधी विचार। शिक्षा संबंधी विचारों के निष्कर्ष से ये निष्कर्ष जरूर निकलता है कि गुरुकुल प्रणाली वास्तविक रूप में देखा जाए तो विद्यार्थियों के ब्रह्मचर्य व्रत की जो अनिवार्य शर्त है, उस शर्त को पूरी करने का कारगर उपाय है, रामबाण उपाय है। कौन? गुरुकुल प्रणाली। आज की जो स्कूली शिक्षा है इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो ही नहीं सकता। इसलिए आज के शिक्षाविदों को, शिक्षा शास्त्रियों को इस बात की तरफ ज़रा ध्यान देना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों का जो नैतिक स्तर वो गिरता जा रहा है, चरित्र की दृष्टि से गिरते जा रहे हैं। और अब मैं इसमें ज़्यादा ना कहते इतना ही कहूँगा कि जब तक विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का चरित्र मजबूत सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता, तब तक अपराधों को दूर नहीं किया जा सकता। मैंने आपको प्रारंभ में ही ये कहा और अंत में भी ये कह रहा हूँ, आज के लेक्चर में प्रारंभ में भी कहा, अंत में ये कह रहा हूँ कि शिक्षा एक ऐसा रामबाण उपाय है, शिक्षा एक ऐसी औषधि है जिसके द्वारा प्रत्येक प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है। शर्त यही है कि विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना चाहिए, और ये तभी संभव है जबकि गुरुकुल प्रणाली अपनाई जाए। आज के समय में अति आवश्यक है, ये अति आवश्यक। जब तक इनको अलग अलग नहीं किया जाएगा तब तक ये संभव हो ही नहीं सकता है। यस, मुझे विश्वास है आप
दयानंद सरस्वती की शिक्षा संबंधी विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।